हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको कक्षा 12 दिगत हिंदी गद्य खंड के चैप्टर 2 उसने कहा था कि समरी बताने वाले हैं, यानी कि उस कहानी को हम शॉर्ट में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप उस चैप्टर का समरी अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपको उसके क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत आसानी होगा। उसके बाद समरी के बाद हम इस चैप्टर का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अगर इससे पहले अगर आपने इस का ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए और इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो देखिए चैप्टर 2 का। तो क्या होगा, देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं। उसने कहा था, किसने लिखा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। चलिए सबसे पहले लेखक परिचय के विषय में कुछ जानते हैं। देखिए, उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। इसका क्या है, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। और इसके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। आपसे पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था, तो क्या होगा? पंडित शिवराम। पंडित शिवराम उसके पिताजी का नाम था। और यह क्या है? यह क्या है? एक कहानी है। उसने कहा था यह क्या है? एक कहानी है। अगर आपने लेखक नाम और उसके चैप्टर नाम याद करने, मतलब उसके पार्ट का नाम याद करने का अगर आपने ट्रिक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 12th हिंदी मतलब राइटर नेम और चैप्टर नेम याद करने का देहाती ट्रिक दिया गया है। वहाँ जाकर के आप क्लिक करके वो वीडियो को ज़रूर देखें। और यह क्या एक कहानी है? आपसे पूछता है कि बातचीत जो है यह एक क्या है, यह तो क्या है? एक कहानी है। तो उसने देखो कुल 3 कहानियाँ लिखी। कितने कहानियाँ लिखी उसे पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कितने कहानी लिखे? तो उन्होंने 3 कहानी लिखे हैं। प्रथम का है बुद्धू का कांटा, दूसरा है सुखमय जीवन और तीसरा है उसने कहा था। अब आगे है, देखिए इस चैप्टर का नाम उसने कहा था क्यों रखा? देखिए, लहना सिंह सूबेदारनी दोनों का रोल इसमें है। मेन रोल है लहना सिंह और सूबेदारनी का। तो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, और जो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अब क्वेश्चन उठाता है कि कोई किसी से कुछ ऐसे ही तो नहीं कह देता, बिना किसी भरोसे से रिश्ते और संबंध की ऐसी बात कहाँ होती है भला, न सामने वाला इतनी आसानी से मान लेता है। कुछ तो है दिया, कुछ तो संबंध है, मतलब लोगों ने उस पर शक करता है। अब आगे है कि सूबेदार ने लहना सिंह को कुछ करने के लिए कहा था, जो लहना सिंह ने पूरा कर दिया। फिर लहना सिंह किसी तीसरे आदमी से कहा कि जाके अब कह दो उसको कि जो उसने कहा था वह काम मैंने कर डाला। तो जो उसने कहा था यानी कि सूबेदारनी ने, इसलिए इनका नाम जो है उसने कहा था, मतलब कि सूबेदारनी ने जो उसको कहा था कि मेरे मतलब बेटे और पति को रक्षा करना, तो उसका रक्षा कर दिया और ये युद्ध में पूरा घायल हो जाता है। इसलिए वो दूसरे से कहता है कि जाओ उससे कहना कि उन्होंने जो कहा था, उसने जो कहा था वो हमने कर दिए। देखिए, लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह जो था ये मांझे में रहता था और सूबेदारनी जो था ना ये मगरे में रहती थी। लहना सिंह कहाँ? मांझे में, और सूबेदारनी मगरे में रहती थी। और ये दोनों जो है ना अपने मामा के ये वहाँ रहते थे। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। ये उसका मेन पॉइंट हमने इस पे छाटे हैं। अब आगे है कि लहना सिंह बार बार कौन सा क्वेश्चन पूछता है? VVI। देखिए, लहना सिंह पूछते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई। वो जैसे बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई, तो बस इतना ही
मतलब 23 बरस पहले वे अमृत शहर के बाज़ारों में कहीं मिले थे। मतलब वो लहना सिंह और सूबेदारनी 23 वर्ष पहले अमृतसर के बाज़ार में कहीं मिले थे। लड़का लड़की एक दुकान में मिलते हैं। मिलने के बाद वह दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर दुकानदार जो है उसको फटाफट जो सामान वह लेने के लिए आते हैं उनको दे करके वापस भेज देता है। फिर यह दोनों लड़का लड़की एक ही रास्ते में चलने लगता है। चलते चलते लड़का मुस्कुरा देता है और लड़की एक क्वेश्चन पूछ देता है। सॉरी, लड़का ने क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है उससे मुस्कुरा करके, कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट, जिसको हम लोग सगाई कहते हैं। तो क्या होता है, फिर आगे जैसे ही बढ़ता है लड़की का जवाब है धत। तो लड़का बार बार यह सवाल पूछना था कि तेरी कुड़माई हो गई। फिर लड़की ने इसको चिढ़ाने के लिए जवाब दिया, हाँ हो गई। और बोला देखते नहीं यह दुपट्टा सालू मेरा। अब लड़का बहुत परेशान। अब उसने घर का रास्ता लिया और रास्ते में कोई आदमी को धकेल दिया और नाला में फेंक दिया। एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, किसी को गाली गलौज दे दिया, किसी को धकेल दिया। बेचारा इतना टेंशन में आ गया कि वह रास्ते में कुछ न कुछ हरकत करने लगा। यही हरकत करते करते उसको एक लड़की मिल गई रास्ते में और लड़की इसको बोली, देखा नहीं जा रहा अंधा हो गया क्या। बेचारे को अंधे का भी उपाधि मिल गया। इस तरह से घर पहुंचा। जैसे ही उन्होंने मतलब पहले जो वो बोलता था उसको मजाक करने के लिए बोलता था ना कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, तो वो लड़की धत कह करके भाग जाती थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हाँ मेरी हो गई है, देखते नहीं ये सालू रेशम का ये उनका ही दिया हुआ है। इसी वजह से क्या हुआ, जो भी बेचारा कोई काम करने जा रहा था रिटर्न वापस घर की ओर लौटा। और इन्होंने क्या क्या किया, कुत्ते को मतलब पत्थर मार दिया। उसके बाद उधर से एक वैष्णवी आ रही थी पूजा करने के लिए और ये तो टेंशन में था ही, उसके जाकर टकरा गया तो उसका क्या होगा, फूल वगैरह गिर गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है, अंधे हो गए हो क्या। अब आगे है कि पांचवी भागों में दिया है और तीसरे भागों में युद्ध का वर्णन है। पांचवी और तीसरे भागों में जो है ना युद्ध का वर्णन है। उसके बाद क्या होता है, लड़की का मतलब जैसे शादी हो गया वैसे मतलब जो कह करके जाता है कि हाँ मेरी हो गई। लड़के चले जाते हैं, कुछ दिन उन्होंने क्या करता है अपना तैयारी करता है। तो वही कहते हैं कि कहानी बीच के अंतराल को खाली छोड़ते हुए सीधे 25 साल आगे आती है। यह बिन बताए कि फिर क्या हुआ था। यहाँ चाहे तो आप कहानी में अपनी कल्पना कर ले। उन कुछ सूत्रों के आधार पर आप ढूंढे लग जाओ जो कहानी में यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। वहाँ से यह कहानी युद्ध के मैदान तक एक लंबी छलांग लगाती है। यह मयांतर कहानी के फलक को काफ़ी बड़ा बना देता है, जो इस कहानी और लेखक को अमर बनाने वाला एक और तत्व है। युद्ध और प्रेम इस कहानी के दो कोण हैं या दो सिरे। यहाँ कहानी अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है। तो इसका जो है ना फिर इन्होंने फिर युद्ध क्षेत्र पे जाते हैं और क्या करते हैं, उस सूबेदारनी के बेटे और उसके पति को बचाते हैं। चलिए अब इस चैप्टर के जो है ना सभी प्रश्नों के हल करते हैं। क्या है प्रथम प्रश्न कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो है कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त की गई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य हैं।
अब आगे क्वेश्चन है कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो क्या हुआ, कहानी में कई पात्र हैं जिसमें से कुछ प्रमुख है, कुछ गौण है। कहानी के पात्रों के नाम निम्नलिखित है, जैसे क्या है, लहना सिंह क्या है, नायक है। सूबेदारनी, सूबेदार, हजारा सिंह, बोधा सिंह क्या है, बोधा सिंह कौन था, सूबेदार का बेटा था। अंतर सिंह लड़की का मामा था। और क्या था ये, महासिंह ये क्या था, सिपाही था। वजीरा सिंह, और वजीरा सिंह भी क्या था, सिपाही था। और लप्टन साहब आदि, ये उसका पात्र का है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो लहना सिंह एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र और नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती है। तो क्या क्या उसके विशेषताएं हैं। कहानी का नायक, कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। अब आगे है, और दूसरा क्या है इसका, और दूसरा पॉइंट है कि सच्चा प्रेमी लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। बहादुर तथा, तीसरा पॉइंट आपको इसको लिख भी सकते हैं कि बहादुर तथा निडर लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहद युद्ध को समझौता है। बस अगर आप इसका इतना पॉइंट लिखते हैं तो यही इसके लिए बहुत काफ़ी है। अब आगे है, और देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं, वचन पालन। मतलब कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिया। अगर आप इतना पॉइंट लिखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्या है, चौथा प्रश्न, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो क्या होगा, पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी की बीच कुछ संवाद है जो निम्नलिखित है। बचपन का संवाद क्या था, तेरे घर कहाँ है। तो क्या होगा, इसका आंसर दिया था मगरे में, और तेरे तो मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है, कहा था ना, तो कहा था कि अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी, और फिर लड़का बोलता है कि मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इतने में दुकानदार ने उसे सामान दिया और लड़के ने उसको लड़की से मुस्कुरा करके पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कह करके दौड़ गई। फिर क्या हुआ, लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली कि हाँ हो गई। तो बोला कब, कहते हैं कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, सूबेदार के घर का संवाद, मुझे पहचाना। फिर उसके बाद इतना तो होता है, उसके बाद फिर जब सूबेदार जब फौज से लौटता है फिर सूबेदार के यहाँ जाते हैं, तो क्या संवाद होता है, सूबेदारनी से मुझे पहचाना। सूबेदारनी ने पूछा कि क्या रे मुझे पहचाना। तो बोला कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाने। तो बोला कि तब फिर उन्होंने सूबेदारनी ने उसको याद दिलाई कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में सूबेदारनी कर रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। फिर उन्होंने सूबेदारनी उसको कहते, रे तू अभी तक हम मुझे नहीं पहचान पाया, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ कि तुम मेरे जो बेटे और पति की रक्षा करना। बस यहाँ तक इसका संवाद था। अब आगे प्रश्न है कि कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो कहते हैं
कि कल देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आया, साथ ही वह अपने सुध बुध ही खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे बिखेर दिए, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की रेडी पर दूध उड़ेल दिया। एक वैष्णवी औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा, तब जाकर वह अपने घर पहुंचा। अब आगे प्रश्न संख्या 6 है। कहते हैं कि जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उनकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोग को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। अब आगे 7वां क्वेश्चन है कि कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो क्या होगा उत्तर कि कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। अब आगे है प्रश्न संख्या 8 कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो उसका उत्तर होगा कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। यह क्या था? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था, सबको मतलब लोगों को भड़काता था। अब प्रश्न संख्या 9 है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे लहना सिंह एक बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व का स्वामी है, उसके चरित्र में विद्यमान गुण समस्त कहानी में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसका दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय है। वह बचपन में एक लड़की से मिला और उसे हृदयगत प्रेम कर बैठा। यद्यपि वह न तो अपना प्रेम प्रकट कर सका और न ही उस लड़की को पा सका, फिर भी जब कई वर्षों बाद वह उसी लड़की से सूबेदारनी के रूप में मिला तो उसकी एक प्रार्थना के बदले में अपने प्राण तक दे दिए। यह उसका दायित्व बोध ही था जिसे उसने मरकर ही पूरा किया। जब नकली लेफ्टिनेंट साहब धोखे से कुछ सिपाहियों को दूसरी जगह भेज देता है तो लहना सिंह अपनी बुद्धि के बल पर उसकी असलियत भाप लेता है, फिर उसे सबक भी सिखाता है। अब आगे प्रश्न संख्या 10 है। कहते हैं कि सप्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। देखिए ये आपके जो है ना 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसका हेडलाइन आपको याद रखना पड़ेगा। कहते हैं कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? तो लिखेंगे कि यह प्रसंग उस समय का है। तो इसको आप सबसे पहले लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक, कुछ इसमें छुटा हुआ है, इसको आपको जोड़ना है। अच्छा यहाँ पे है,
चलिए आगे बताते हैं इसको। इसका होगा कि कहते हैं कि यह प्रसंग उस समय का है जब लहना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी अंत स्थिति में लहना सिंह वजीरा से पानी मांगता है और लहना अतीत की यादों में खो जाता है। इन पंक्तियों का अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पहले मनुष्य के मानस की स्मृति में जीवन भर की भोगी हुई घटनाएं एक एक कर सामने आने लगती है, जिसमें किसान जीवन का यथार्थ, लहना सिंह का सपना, गांव भर की याद, सूबेदारनी का वचन इत्यादि शामिल है। मृत्यु शाश्वत है, सत्य है। मृत्यु हर एक व्यक्ति को वरण करती है। कहा भी गया है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जीवन के अंतिम क्षण में मानस पटल के साफ धवल आईने पर स्मृतियों की रेखाएं पूर्वानुभावों से सिक्त होकर एक बार फिर सजीव और स्पंदित हो जाती है और यदास्त की कई परतें अपने आप खुलने लगती है। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां अतीत का मोह और आगे जाने की चाह दोनों के समाहार से द्वंद्व की स्थिति पैदा करती है। अब आगे है, यही कारण है कि जब लहना सिंह घायल होता है, मृत्यु शैया पर पड़ा रहता है, तो मोहवश पुरानी स्मृतियां यानी उसका इतिहास अपने आगोश में उसी पुनः बांधती है और उसी अतीत के दुखद क्षणों में पुनः जी लेने के लिए उसे उत्तेजित करती है। हर आदमी अकेला है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। इस सच्चाई को बहुत समय तक झुठलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि मानव मस्तिष्क के ऊपर संदर्भ को में कोहरा छाया रहता है, लेकिन जब यह सच्चाई अपने यथार्थ में सच्चाई को एक बारगी प्रकट कर देने को तैयार हो जाती है और मौत बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने आ जाती है, तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाते हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। सारे उद्देश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध उस पर से बिल्कुल छट जाती है। अब आगे क्वेश्चन है कि मर्म स्पष्ट करे, तो क्या होगा कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उनका जन्म हुआ था उसी महीने में इसे लगाया था। देखिए, इसको क्या करना है, मर्म पूरा स्पष्ट करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा। अगर इसको आप समझ करके लिखते हैं तो आपके जेब में ये 4 नंबर होंगे। देखिए, इससे आपको जो है ना, आपके पूरा बुक से ऐसे ऐसे मतलब स्पष्ट करने वाला 2 गो क्वेश्चन पूछेगा जो 4 नंबर का होता है। इसलिए आप लोग इसको जो है ना ध्यान से देखेंगे। तो प्रथम है, तो इसका आंसर क्या होगा अब के हाड़ में? इसका आंसर होगा, इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां उसने कहा था शीर्षक कहानी का है। इन पंक्तियों में लहना सिंह का सपना था कि उसका अपने गांव में बाग हो जिसमें खरबूजे और आम पर फूले, जिसे वह अपने भतीजे के साथ खाए। लहना सिंह स्वप्नवादी व्यक्ति है। ग्राम्य संस्कृति में जन्म लेने की वजह से उनका स्वप्न कल्पतरु की भांति पुष्पित तथा पल्लवित हुआ है। किसानी संस्कृति जिस तरह से उन्मुक्त वातावरण का द्योतक होती है, ठीक उसी तरह से वहाँ के जनजीवन में जान फूंक देने के लिए मानव मस्तिष्क के अंदर स्वच्छंद और तथा उन्मुक्त आकाश को विस्तार देता है। आत्मीयता के बोध से लवरेज लहना सिंह का स्वप्न एक बार फिर स्मृतियों में कौंधने लगता है। जब वह जीवन की आखिरी छोर पर खड़ा है, दुखद स्वप्न का साकार न होना हृदयगत भावनाओं को जहाँ
ठेस पहुंचाती है, वहीं दूसरी ओर स्मृतियों की रेखाओं में गद्य बिजली की आग भी पैदा करता है। लहना सिंह जिस वर्ष आम रोपता है उसी वर्ष उसका भतीजा जन्म लेता है। मधु स्मृतियों का महज यह संयोग ही है जो स्वप्न भविष्य में साकार होकर लहना सिंह को दोहरा आनंद प्रदान करने वाला है। लेकिन जब नहीं होता है तो किसानों तथा फौजीदारों के परितः चुना हुआ उसका हृदयगत भाव एक बार फिर उमड़ता है और स्मृतियों में सुखद स्वप्न को ठेस पहुंचाता है। तो अगर आप यहाँ तक लिखते हैं तो इसका आंसर कंप्लीट होता है। देखिए इसको आप जो है ना अपने भाषा में पहले समझना है, उसके बाद इसको रटना है। देखिए यहाँ से जो है ना कि प्रस्तुत पंक्तियाँ उसने कहा था शीर्षक कहानी का है और इसके लेखक जो है ना जो लेखक का है उसका लेखक का नाम यहाँ डालना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया है और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। मतलब जो यहाँ पे पाठ होगा ना, जो पाठ होगा उसके जो लेखक होगा उसका नाम भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर और अच्छे होंगे। उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन कर रहा है ना इसी को आपको उल्टा करके लिखना है। मतलब ये जो है ना ये जो है इसका सभी मतलब पूरा भावार्थ इसको कंप्लीट करना है कि ये कह क्या रहा है। अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर आप 4 नंबर का मालिक बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसमें जो दूसरा था ना, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, फिर इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां उसने कहा था शीर्षक कहानी का है। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब लहना सिंह मरणासन्न स्थिति में हैं, शत्रुओं की गोलियां शरीर में लगी है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बीते हुए दिन की स्मृतियां उसे झकझोर रही है। ऐसी स्थिति में वह वजीरा से कहता है कि वह जब घर जाएगा तो उस सूबेदार यानी कि उस सूबेदारनी को कह देगा कि लहना सिंह को उसने जो कहा था उसने वह पूरा कर दिया, अर्थात उसने सूबेदार हजारा सिंह एवं उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा अपने जीवन का बलिदान कर की है, उसने अपने वचन का पालन किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने दूसरे चैप्टर उसने कहा था कि सभी VVI जो उसका जो समरी होता है और उसके जो लघु एवं दीर्घ क्वेश्चन आंसर होता है सभी का एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।